हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलिए शुरू करते हैं पेपर 17 का पार्ट बी। पहला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान से मीनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट से, नगरी से, रेड से या नगर से? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी मीनांडर के 16 सिक्के कहाँ से मिले हैं? ये मिले बेराट से। और बेराट के बारे में तो आपको पता ही है, बेराट सभ्यता का उत्खनन बाणगंगा नदी के तट पे किया गया। ठीक है, और बेराट सभ्यता है, ये लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? बेराट सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है। और इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी साहब द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार किस स्थान से मीनांडर के 16 सिक्के मिले हैं? तो बेराट से मिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन से वो है जो गुर्जर राजवंश से संबंधित नहीं है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से? तो नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल, देवपाल या भरतृभट्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो भरतृभट्ट है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। बाकी तीन गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। तो जो नागभट्ट द्वितीय है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल रहा 795 से लेके 833 तक। ठीक है, फिर महेंद्रपाल जी का शासनकाल 885 से 908 ईस्वी तक रहा। और फिर देवपाल का शासनकाल 948 से 949, यानी कम समय के लिए ही रहा। तो ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है तीनों, लेकिन भरतृभट्ट नहीं है। और हमसे पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्यकाल में नेमेतिक पदनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? नेमेतिक राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए या मुख्य नागरिक अधिकारी के लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नेमेतिक पदनाम का उपयोग किसके लिए करते थे? राजकीय ज्योतिष के लिए। नेमेतिक पदनाम का उपयोग राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था। यानी नेमेतिक कौन होता था? नेमेतिक होता था राजकीय ज्योतिष, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो ही गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, यानी वो कौन से क्रांतिकारी थे जिनको महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में सजा मिली थी? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बराहट या विजय सिंह प्रतीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी जो केसरी सिंह बराहट है उनको महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। किनको? केसरी सिंह बराहट साहब को। और केसरी सिंह बराड़ साहब ने 1910 में, कब? 1910 में गोपाल सिंह खारवा के साथ मिलके वीर भारत सभा को बनाया था। वीर भारत सभा को बनाया था। कब बनाया? 1910 में बनाया। और फिर इनको केसरी सिंह बराड़ साहब को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया। हजारीबाग जेल में इनको रखा गया। और ये हजारीबाग जेल कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार राज्य है ना, वहाँ पे हजारीबाग जेल है। यहाँ पे केसरी सिंह बराहट साहब को रखा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यानी अंग्रेजों की तरफ से अधीनस्थ संधि की बातचीत करने के लिए कौन आया था? डेविड ऑक्टरलोनी आया था, चार्ल्स मेटकॉफ आया था, आर्थर वेलेजली आया था या जॉन जॉर्ज आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चार्ल्स मेटकॉफ है ना, वो आया था। राजपूताना की जो देसी रियासतें थी उनके साथ संधि करने के लिए कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ आया था। और इस चार्ल्स मेटकॉफ की सहायता किसने की थी? तो अब जो टोड है ना अपने, उन्होंने इनकी सहायता की थी अधीनस्थ संधि करने के लिए। तो संधि करने वाली जो पहली रियासत थी वो आपको पता ही है कौन सी है, तो वो करौली है। और अंतिम रियासत कौन सी है? तो वो है सिरोही, है ना। पहली ये तो फर्स्ट और ये लास्ट कौन सी है? सिरोही है। और सबसे पहले करौली है। तो सबसे पहले क्या आता है ना, उस हिसाब से इसको रिलेट कर सकते हो कि क्या सबसे पहले आता है, तो करौली हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं बनी। 25 मार्च को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था, उसमें कौन सी रियासत थी जो उसमें मिली नहीं थी संयुक्त राजस्थान में? बूंदी थी, प्रतापगढ़ थी, उदयपुर थी या शाहपुरा थी? तो कौन सी रियासत थी? तो वो उदयपुर रियासत थी। यानी उदयपुर रियासत राजस्थान का जो द्वितीय चरण था ना, उसमें मिली नहीं थी उदयपुर। बाकी बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा 9 तो रियासत और 1 ठिकाना, ये तो मिल गए थे। लेकिन उदयपुर रियासत को उस समय मिला नहीं पाए थे, है ना। लेकिन इसके बाद में जो तीसरा चरण हुआ था, है ना, उसके अंदर इसको 18 अप्रैल को हुआ था ना तीसरा चरण, 18 अप्रैल
1948 को जो थर्ड चरण हुआ था उसके अंदर उदयपुर को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या ऋषिदत्त मेहता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय साहब द्वारा की गई। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय साहब द्वारा की गई। तो ये सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना कब करेगी? तो 1925 में करेगी। 1925 में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करी गई। फिर 1927 में अजमेर में एक जगह पड़ती है हटुंडी। कौन सी जगह? हटुंडी। वहां पे इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की। किसकी? गांधी आश्रम की। इसने हरिभाऊ उपाध्याय साहब ने। और इसी साल उन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया और उस समाचार पत्र का नाम था त्याग भूमि। तो त्याग भूमि को 1927 में ही शुरू किया था। ठीक है, ये भी हरिभाऊ उपाध्याय साहब ने ही किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय साहब द्वारा की गई और 1925 में की गई। और हटुंडी के अंदर जो गांधी आश्रम है उसकी स्थापना 1927 में की गई, 1927 में की गई। और त्याग भूमि का प्रकाशन 1927 में शुरू किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी बाकी तीन तो सुमेलित है लेकिन एक है वो सुमेलित नहीं है। हमें तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कामेश्वर महादेव पाली में है, शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में है, पीपला माता पिपाड़ में है या नीलकंठ मंदिर जयपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कामेश्वर महादेव कहाँ पे है? कामेश्वर महादेव पाली में है, बिल्कुल सही बात है। शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में, ये भी बिल्कुल सही है। पीपला माता मंदिर पिपाड़ जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन नीलकंठ मंदिर जयपुर में नहीं है। तो कहाँ पे है? ये है टहला में। और टहला कहाँ पड़ता है? टहला पड़ता है अलवर में। कहाँ पे पड़ता है टहलर? अलवर में। और वहाँ पे है नीलकंठ मंदिर। शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ झालरापाटन में है और कामेश्वर मंदिर पाली जिले में है। और पीपला माता मंदिर आपको पता ही है पिपाड़ जोधपुर में है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में निम्न में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ है, उसमें कई इमारतें बनी हैं, कई मंदिर बने हैं, है ना? तो उनमें से जैन मंदिर कौन सा है? कुम्भश्याम मंदिर है, सतवीस देवरी है, समिदेश्वर मंदिर है या तुलजा भवानी मंदिर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सतवीस देवरी है ना वो जैन मंदिर है। एक सतवीस देवरी क्या है? सतवीस देवरी, क्योंकि इसमें 27 देवरियां बनी हुई है ना? तो इसका ये सतवीस इसका नाम पड़ा है और ये एक जैन मंदिर है। बाकी कुम्भश्याम मंदिर, समिदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर ये सारे हिंदू मंदिर है ना? है ये चित्तौड़ में ही। और जो सतवीस देवरी है इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हो गया था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में सतवीस देवरी मंदिर का निर्माण हो गया था। निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा चित्रकार है जो अलवर शैली से संबंधित नहीं है? तो जमुना, बख्शा, नानक और नंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो नानक राम है ना ये अलवर शैली से संबंधित नहीं है ना? तो बाकी तो ये नहीं है, बाकी जमुना दास जी भी है, बख्शा भी है, नंदा भी है। यानी जमुना, बख्शा, छोटा और नंदा, छोटू और नंदा ये चार अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, है ना? कौन? जमुना, बख्शा, छोटू, नंदा। जमुना, बख्शा, छोटू, नंदा, याद रखो इस प्रकार, जमुना, बख्शा, छोटू, नंदा। और जो ये अलवर शैली है, अलवर शैली के बारे में तो आपको पता ही है, ये ढूंढाड़ स्कूल का एक पार्ट है ना? और राव राजा प्रताप सिंह के समय ये प्रारंभ हुई थी। प्रारंभ किसके टाइम पे हुई थी? प्रताप सिंह जी के टाइम पे ये प्रारंभ हुई थी। और इसका जो पीक टाइम था, स्वर्ण काल था विनय सिंह जी के समय पे। विनय सिंह जी के समय पे इस चित्रशैली का, अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल था, है ना? स्वर्ण काल विनय सिंह जी के टाइम पे था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल भारमली के लेखक कौन है? बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, चंद्र प्रकाश, सत्य प्रकाश जोशी या फिर मणि मधुकर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल भारमली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सत्य प्रकाश जोशी, है ना? बोल भारमली जो किताब है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है सत्य प्रकाश जोशी, है ना? तो इस प्रकार इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? तो आपको क्या कहना है? बोल भारमली के पहले सत्य लगा देना है। क्या लिखना है? सत्य बोल भारमली, सत्य बोल भारमली। भारमली को क्या कहना है आपको? कि सत्य बोल भारमली, है ना? इस प्रकार आप इसको रिलेट कर सकते हो कि सत्य प्रकाश जोशी ने किताब लिखी है। तो सत्य बोल भारमली, सत्य प्रकाश जोशी। अगले प्रश्न में चलते हैं। गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? गौरी देवी है वो किस गायन शैली से संबंधित है? लंगा, मांड, तालबंदी या ठुमरी? तो आपको पता ही है गौरी देवी राजस्थान रत्न ये मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका है। और इनको मांड मल्लिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड मल्लिका भी कहते हैं।
और मरु कोकिला भी कहा जाता है इनको, मांड मल्लिका और मरु कोकिला भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनको मरणोपरांत 2012 में राजस्थान रत्न दिया गया, राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है ना। तो इस प्रकार से जो गौरी देवी है वो हमारे लिए राजस्थान रत्न है। क्या है गौरी देवी? राजस्थान रत्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नारी संत दयाबाई शिष्य थी, यानी दयाबाई किनकी शिष्य थी? संत चरणदास जी की, निम्बारकाचार्य जी की, रैदास की, या संत रामचरण जी की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो दयाबाई थी ना वो संत चरणदास जी की शिष्य थी। किसकी किसकी शिष्या थी? संत चरणदास जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की शिष्या थी। और चरणदास जी के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्होंने 42 शिक्षाएं दी थी, है ना। और इनकी मुख्य पीठ राजस्थान में ना होकर दिल्ली में। कहाँ पे मुख्य पीठ? दिल्ली में। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जैसे ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और सूर्योदय। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, सूर्योदय, है ना। और इनकी जो दो प्रमुख महिला शिष्याएं थी कौन कौन थी? एक तो थी दयाबाई, एक थी सयाजोबाई, है ना। इस प्रकार दयाबाई किनकी शिष्य थी? दयाबाई संत चरणदास जी की शिष्य थी, जिनकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में इनकी प्रधान पीठ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सा है? गौरी, लूर, बम या तेरहताली? तो इसका आंसर है जो लूर नृत्य है ना। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। ये किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। अच्छा, गरासिया जनजाति के और कौन कौन से नृत्य है? तो वालर, मांदल, मोरिया, गोर, रायण, कूद, जवारा, शिकारी और झेला। तो इसको दो दो तीन तीन को ग्रुप बनाना इस तरीके से और आपको याद करना है। जैसे वालर मांदल, मोरिया गोर, रायण कूद, मोरिया गोर, रायण कूद, वालर मांदल, वालर मांदल, बोलो वालर मांदल, मोरिया गोर, रायण कूद, मोरिया गोर, रायण कूद, जवारा शिकारी झेला, जवारा शिकारी झेला। इस प्रकार से आपको इनको बार बार बोलोगे तो दो दो तीन तीन के ग्रुप आपको याद हो जाएंगे। और जो लूर नृत्य है तो वो किसका नृत्य है? गरासिया जनजाति का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कमलनाथ या टोटगढ़? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इनमें से? तो इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो कुंभलगढ़ है ना वो इनमें से सबसे ऊंची चोटी है। कैसे? तो एक बार इसको देख लेते हैं। क्योंकि जो कुंभलगढ़ है उसकी ऊंचाई कितनी है? कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है? 1224 मीटर। आपको इन प्रमुख चोटियों की कम से कम 15 चोटियों की ऊंचाई याद रखनी है। एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो कम से कम जो टॉप की 15 चोटियां है ना उनके हाइट आपको याद रखनी है। फिर रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है। कमलनाथ की 1001, यानी इनको तो जुहारी से दी हुई है। कमलनाथ जी को क्या दी है? जुहारी से दी है ना, 1001। और टोटगढ़ कितनी है? 933। तो इस प्रकार इनमें से सबसे ऊंची पूछी तो ऑब्वियसली बात है जो कुंभलगढ़ है वो ऊंची है, क्योंकि ये 1224 है। बाकी रघुनाथगढ़ 1055 है, कमलनाथ 1001 है और टोटगढ़ 933 है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? राजस्थान में कौन सा है जो विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? मुकंदरा, डोरा पर्वत, अलवर या गिरवा? तो आपको पता ही है विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान में कौन सा है? जो विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है ना वो है मुकंदरा की पहाड़ियां, है ना। कहाँ पे? कोटा झालावाड़ एरिया में ये फैली हुई है। विंध्यन पर्वत का ही विस्तार है, यानी विंध्यन पर्वत ही आगे आया हुआ राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नर्मदा परियोजना का लाभ राजस्थान के किन जिलों को हो रहा है? जो नर्मदा परियोजना है उसका लाभ राजस्थान के किन जिलों को हो रहा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, बाड़मेर, जयपुर, सीकर या अलवर, भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा जो जालोर बाड़मेर जिला है ना। कौन कौन से जिले? एक तो जालोर और एक बाड़मेर जिले। वो बाड़मेर और जालोर जिले है ना, इनको इससे फायदा हो रहा है। किससे? नर्मदा परियोजना से। नर्मदा परियोजना से जालोर और बाड़मेर को फायदा हो रहा है। अच्छा, नर्मदा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो नर्मदा परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसमें कौन कौन से राज्य? एक तो गुजरात है, एक राजस्थान है अपना, एक एमपी है और एक महाराष्ट्र है। यानी इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये पहली परियोजना है जो फव्वारा पद्धति से संचालित है, यानी फव्वारा सिंचाई इसमें अनिवार्य की हुई है, स्प्रिंकलर सिंचाई इसमें अनिवार्य की हुई है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्मदा परियोजना राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले में संचालित हो रही है। किन किन जिलों में? एक तो बाड़मेर, एक जालोर जिले में। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक धूल भरी आंधियों वाला जिला कौन सा है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक दिनों तक धूल भरी आंधियां आती है? जयपुर में, गंगानगर में, भरतपुर में या बाड़मेर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगानगर। क्यों? क्योंकि गंगानगर के अंदर ना साल में 27 दिन आंधियों वाले होते हैं। कितने दिन? 27 दिन।
और सबसे कम आंधी कहाँ पे आती है राजस्थान में, तो झालावाड़ में आती है। वहाँ पे सिर्फ 3 दिन आंधी आती है। कहाँ पे, झालावाड़ में। तो सर्वाधिक आंधी वाला जिला कौन सा है, गंगानगर, और सबसे कम आंधी वाला जिला झालावाड़, क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 दिन आंधियाँ आती है औसतन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जावर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आगुचा और चौथ का बरवाड़ा ये किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? सीसा जस्ता, सोना, अभ्रक या यूरेनियम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा जस्ता। यानी जावर, राजपुरा दरीबा, रामपुरा आगुचा और चौथ का बरवाड़ा ये सीसा जस्ता के उत्पादन से संबंधित खाने हैं। किससे? सीसा जस्ता से, है ना। और जहाँ से सीसा जस्ता निकलता है वहीं से चांदी भी निकलती है, तो जावर चांदी के लिए भी फेमस है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। बाकी आपको पता ही है कि जो सीसा जस्ता के खाने हैं ना, पूरे देश के जो भंडार है उसमें 89% अपने राजस्थान का हिस्सा है। किसका? 89% भंडार राजस्थान में ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिला कौन सा है? यानी जिले की जनसंख्या और उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वो किस जिले का सबसे ज्यादा है? जयपुर का, जोधपुर का, कोटा का या अलवर का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कोटा है ना अपना, कोटा सिटी, वो कोटा, वहां पे सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है। यानी टोटल जनसंख्या में नगरीय, जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कोटा टॉप पे है। कौन सा है? टॉप पे कोटा है। और न्यूनतम की बात करें तो जो डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर की अधिकतम जनता कहाँ रहती है? गांवों में रहती है, और नगरों में सबसे कम रहती है डूंगरपुर की जनता। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से बात ना करके हम संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जयपुर जिले में है और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कोटा है। ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना कहाँ पे की गई है? सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है ना, ब्रिटेन की सहायता से की गई है। कहाँ पे? चंदेरिया में, कपासन में, बस्सी में या सेंथी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेरिया। चंदेरिया चित्तौड़ के पास में ही है, लगभग 10 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर है। और तो ये ब्रिटेन की सहायता से वहाँ पे सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है। कितनी? सुपर जिंक स्मेल्टर की सहायता की गई है, सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है ब्रिटेन की सहायता से और चंदेरिया में की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये एशिया में अपने आप में प्रथम स्थान रखता है सुपर जिंक स्मेल्टर के उत्पादन में, है ना, या फिल्ट्रेशन में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? कहने का तात्पर्य ये है कि टोटल जनसंख्या और उस जनसंख्या के प्रतिशत में एसटी की जनसंख्या वो न्यूनतम किस जिले में? नागौर में, भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो जिला कौन सा है? नागौर। यानी नागौर वो जिला है जहां पे टोटल जनसंख्या में एसटी की आबादी सबसे कम है। कौन सा है? नागौर है। नागौर, और अगर नागौर और बीकानेर, दूसरा बीकानेर आता है प्रतिशत के हिसाब से भी। लेकिन अगर संख्या की बात करें, काउंटिंग की बात करें, तो काउंटिंग में सबसे कम बीकानेर में है एसटी आबादी, बीकानेर, और उसके बाद नागौर में, है ना। बीकानेर, नागौर न्यूनतम एसटी आबादी वाले और प्रतिशत वाले जिले हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। पचपदरा बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान सरकार का और ओएनजीसी का, एचपीसीएल का, ओआईसी की या भारत गैस का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचपीसीएल। यानी पचपदरा में जो ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है ना, वो राजस्थान सरकार और एचपीसीएल का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें एचपीसीएल का हिस्सा कितना है? 74% तो एचपीसीएल का है। किसका? एचपीसीएल का। और 26% राजस्थान सरकार का है ना। और ये कहाँ स्थापित है? पचपदरा में स्थापित है। और पचपदरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में प्रत्येक जिले में शुभंकर बनाए गए हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी अजमेर के लिए खड़मोर, अलवर के लिए सांबर, बांसवाड़ा के लिए जलपीपी, बारा के लिए मरु लोमड़ी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी है ना, मरु लोमड़ी, ये सुमेलित नहीं है। कैसे? तो देखो, अजमेर के लिए तो खड़मोर है, सही है। अजमेर के लिए कौन सा है? खड़मोर। अलवर के लिए सांबर है, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के लिए जलपीपी है, बिल्कुल सही है। लेकिन बारा के लिए मरु लोमड़ी नहीं है, बारा के लिए मगर।
मगरमच्छ होता है ना, वो बारां का शुभंकर है। और मरु लोमड़ी किसका शुभंकर है? तो मरु लोमड़ी है वो बाड़मेर का शुभंकर है। बाड़मेर जिले का शुभंकर क्या है? मरु लोमड़ी। बारां का शुभंकर मगर है। बांसवाड़ा का जल पीपी है। बांसवाड़ा में बारिश बहुत होती है तो जल उस प्रकार से रिलेट कर सकते हो। अलवर में सांबर है। अलवर का शुभंकर सांबर। और अजमेर का खड़मोर है ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है पूछा तो 12 और ये ऑप्शन डी वाला सुमिलित नहीं था। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे? पूनमचंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य, शांतिलाल चपलोत या फिर परशुराम मदेरणा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पूनमचंद बिश्नोई साहब है ये राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, है ना। सॉरी। तो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन रहे थे? पूनमचंद बिश्नोई साहब रहे थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती? यानी इनमें से कौन सी झील है जो राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती है? फतेह सागर, नक्की, स्वरूप सागर या आना सागर? तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्वरूप सागर झील है ना वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं आती। बाकी फतेह सागर, नक्की झील और आना सागर झील आती है। तो देखो ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है ना ये 2001 में लाया गया। कब लाया गया? 2001 में लाया गया। और राजस्थान से इसकी 5 जिले शामिल है। एक तो फतेह सागर हो गई, एक नक्की हो गई, एक आना सागर हो गई, 3 तो ये हो गई, चौथी हो गई पुष्कर और 5वीं हो गई पिछोला। तो इस प्रकार आपको याद रखना है फतेह सागर, नक्की, आना सागर, पुष्कर और पिछोला, है ना। ये जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल जिले हैं और 2001 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तबीजी अजमेर, मंडोर, बीछवाड़ा, दुर्गापुरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। कहाँ पे है? तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? यानी कौन से वो विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं थे? टिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी, जिनविजय सूरी या ना था? तो इसमें जो जिनविजय सूरी है ना ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। बाकी टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार में थे और मुनि सुंदर सूरी भी कुंभा साहब के दरबार में थे और नाथा भी थे। लेकिन जिनविजय सूरी नहीं थे तो हमें नहीं पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है? करौली से, चिड़ावा से, अलवर से या नागौर से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अलवर है ना वो अली बख्शी ख्याल का संबंध वहां से है। और अलवर में मुख्यतः जो मुंडावर तहसील है, कौन सी? मुंडावर तहसील से संबंधित है। और इस जो अली बख्शी ख्याल में है इसमें कई नाटकों का मंचन किया जाता है और रागनी और ठुमरियों का जोर रहता है इसमें। किसका? रागनी और ठुमरियों का, है ना। तो ये अली बख्शी ख्याल से संबंधित है, रागनी और ठुमरी भी। संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया जनजाति से, भील से, सहरिया से या गरासिया से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकरिया नृत्य है ना ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। किससे? कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और कालबेलिया नृत्य का नाम आते हैं या संकरिया नृत्य का नाम आते ही हमारे दिमाग में कुछ नाम आते हैं जैसे कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा, कमली, राजकी। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध कालबेलिया नृत्य से। किससे? कालबेलिया नृत्य से। कंचन, गुलाबो सपेरा, कमली और राजकी। याद रखो कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा, कमली और राजकी, इनका संबंध संकरिया नृत्य कालबेलिया नृत्य से। अनूप संगीत विलास, संगीत अनुपांकुश और नस्तोदिष्ट, क्या? नस्तोदिष्ट, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? पंडित भावभट्ट है, कुंभा है, पुंडरीक विठल है या जय सिंह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन पुस्तकों के लेखक है पंडित भावभट्ट साहब। कौन है? पंडित भावभट्ट है ना, इनके लेखक है। इन्होंने क्या लिखा? अनूप संगीत विलास, संगीत अनुपांकुश, नष्टोदिष्ट। और ये बीकानेर के जो महाराजा थे, कौन? अनूप सिंह जी के दरबारी कवि थे। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेगू से रामनारायण चौधरी, बूंदी से नैनूराम शर्मा, बिजोले से विजय सिंह पति के बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
बाकी देखो, बेगू से रामनारायण चौधरी संबंधित है, बिल्कुल सही है। बूंदी से जैनुराम शर्मा संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिजोली से विजय सिंह पथिक साहब संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी संबंधित नहीं है। बीकानेर से संबंधित है जीवन जी चौधरी, मगाराम वैद्य है ना ये। तो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित जीवन जी चौधरी साहब है, ना कि नरोत्तम लाल जोशी साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पट्टा रेख का संबंध है। पट्टा रेख क्या होता है? आकलित राजस्व, सैन्य कर, आयात निर्यात कर या बेकार। तो पट्टा रेख होता है आकलित राजस्व, यानी कैलकुलेटेड जो राजस्व होता है ना, उसे पट्टा रेख कहते हैं। यानी जैसे कोई लैंड हो गई, उस पर कहेंगे कि इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो पहले से ही डिसाइड होता है कि इस लैंड पे इतना टैक्स दिया जाएगा, तो वो पट्टा रेख होता है। तो यानी उसको क्या कहेंगे? हिंदी में आकलित राजस्व कहेंगे। क्या कहेंगे? आकलित राजस्व। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में, फतेहपुर में। शेखावटी ब्रिगेड, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन बी, झुंझुनू में। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे था? झुंझुनू जिले में शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। कहाँ पे? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू जिले में था। स्वतंत्रता पूर्व निम्न में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा से संबंधित नहीं था? यानी बाकी 3 समाचार पत्र है वो तो आर्य समाजी विचारधारा से संबंधित थे, लेकिन इनमें से एक समाचार पत्र ऐसा है जो आर्य समाजी विचारधारा से संबंधित नहीं था। कौन सा है वो? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक या राजपूताना गजट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो राजपूताना गजट है ना, वो आर्य समाजी विचारधारा से संबंधित नहीं था। इसको किसके द्वारा लाया गया था? तो इसको मौलवी मुराद अली बीमार साहब द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? मुराद अली बीमार साहब द्वारा लाया गया। और कब लाया गया? 1885 में इसको प्रकाशन शुरू किया गया। पहले इसे उर्दू में लाया गया, बाद में हिंदी में भी लाया गया। उर्दू में शायद 8 पेज होते थे, हिंदी में 4 पेज, बाकी तो देख लेना। तो मौलवी मुराद अली बीमार साहब द्वारा राजपूताना गजट 1885 में प्रकाशन करना शुरू किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को, है ना, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में या जोधपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में मनाई जाती है। वैसे देखो, गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तीज को। चैत्र शुक्ल तीज को आती है ना गणगौर, तो लेकिन गुलाबी गणगौर इसके 2 दिन बाद में आती है। यानी 2 दिन बाद में आएगी कौन सी? गुलाबी गणगौर। और कब आएगी? तो चैत्र शुक्ल पांचों को आएगी और इस पंचमी को आएगी। और ये कहाँ पे मनाई जाती है? तो ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहाँ पे? नाथद्वारा में मनाई जाती है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कहाँ हुई? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी। और आपको डेट भी पूछ ले कि बोले कब हुई थी, किस तिथि को हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 फरवरी 1921 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई। जो लॉर्ड रीडिंग है ना, वो वाइसराय था उस समय, उसको इसका अध्यक्ष बनाया गया। और गंगा सिंह ना, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, इनको इसका पहला चांसलर बनाया गया। स्थापना 1921 में हुई, फरवरी का महीना था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? यानी एक अंग्रेज था, उसने कहा कि बोले राजा महाराजा ना, इनके लिए अलग से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी चाहिए। कौन था वो? कर्नल लोच था, लॉर्ड लिंसडाउन था, कैप्टन वॉल्टर था, या फिर मेयो था? कौन था? तो वो था कैप्टन वॉल्टर। कैप्टन वॉल्टर है ना, वो उसने कहा कि जो राजस्थान के जो शासक है, शासक वर्ग है, शासकों के जो बेटे बेटियां हैं, उनको पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षा संस्थान होने चाहिए, बाकी नॉर्मल लोगों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए उनको। तो ये कैप्टन वॉल्टर ने कहा था। और आपको पता है जो मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई। कब हुई? 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। हंसावली किसकी रचना है? हंसावली जो किताब है वो किसकी रचना है, किसने लिखी है? वो हेमचंद्र ने, असाहित ने, श्रीधर व्यास ने या जयनक ने? तो हंसावली रचना असाहित साहब की है। किसकी है? असाहित साहब की। असाहित साहब ने हंसावली नाम की रचना लिखी है। हंसावली किताब किसने लिखी है? असाहित साहब ने। और ये कब लिखी? तो ये 1370 ईस्वी के आसपास लिखी गई। कब लिखी गई? 1370 ईस्वी के आसपास असाहित साहब ने हंसावली नाम की किताब लिखी। बीड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? बीड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? पाली में, जयपुर में, झुंझुनू में या फिर बीकानेर में? तो आपको पता ही है बीड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है। तो अपने झुंझुनू शहर से, झुंझुनू जिले से बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले में बीड कंजर्वेशन रिजर्व है। कहाँ पे है? बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में है। और सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व भी झुंझुनू में ही है ना? अगर काउंटिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व भी झुंझुनू जिले में ही है।
राजस्थान का एकमात्र शहर जहां लोयन सफारी, लेपर्ड सफारी और टाइगर सफारी तीनों चल रहे हैं। इन राजस्थान का वो कौन सा शहर है जहां लोयन सफारी भी चल रही है, लेपर्ड सफारी भी चल रही है और टाइगर सफारी भी चल रही है? जयपुर, अलवर, बीकानेर या जोधपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जयपुर। यानी जयपुर में लोयन सफारी भी चल रही है, लेपर्ड सफारी भी चल रही है और टाइगर सफारी भी चल रही है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जयपुर में। पोषण ट्रैकर ऐप, एक एप्लीकेशन बनाई गई, उसका नाम है पोषण ट्रैकर। किसकी सहायता के लिए बनाई गई? केंद्रीय विद्यालय, वृद्ध व्यक्ति, आंगनवाड़ी के लाभार्थी या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण ट्रैकर ऐप है ना, आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के लिए बनाई गई है। किसके लिए? आंगनवाड़ी के लाभार्थी ना, उनके लिए पोषण ट्रैकर ऐप बनाई गई है, जिसके माध्यम से वास्तविक जानकारी ट्रैक होती रह सके, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट जोधपुर में, अजमेर में, अलवर में या भीलवाड़ा में? तो सबसे पहली बात तो ये देखो, जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट पहला, सबसे पहली बात जयपुर में नहीं किया गया। ये कहां पे किया गया है? ये किया गया भीलवाड़ा में। कहां पे? भीलवाड़ा में किया गया है। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया भीलवाड़ा में, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। सेवांजलि का संबंध है, सेवांजलि क्या है? गहलोत साहब के उपहारों की नीलामी से संबंधित है, धर्मदान है, समाज सेवा या गौ सेवा है? तो सेवांजलि क्या है? जो गहलोत साहब के जो उपहार मिलते हैं, गहलोत साहब को विभिन्न संस्थाएं देती है, विभिन्न पुरस्कार मिलते हैं उनको, भारत सरकार देती है या बहुत सी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं देती है। तो गहलोत साहब ने क्या किया? इन उपहारों को नीलाम कर दिया, है ना, और नीलामी का पैसा जो मुख्यमंत्री राहत कोष है वहां पे डाल दिया। तो सेवांजलि उसी को कहा गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में एंटी नारकोटिक चौकी स्थापित की जाएगी। राजस्थान में एंटी नारकोटिक चौकी कहाँ स्थापित की जाएगी? जयसिंहपुरा में, मालारामपुरा में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मालारामपुरा में एंटी नारकोटिक चौकी की स्थापना की जाएगी। एंटी नारकोटिक चौकी, है ना, कहाँ पे स्थापित की जाएगी? मालारामपुरा में। और मालारामपुरा कहाँ पड़ता है? ये जो अपना हनुमानगढ़ जिला है ना, वहाँ पे मालारामपुरा चौकी है। मालारामपुरा चौकी हनुमानगढ़ जिले में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध किस कला से? तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध किस कला से है? टेनिस से, क्रिकेट से, कथक से या कालबेलिया से? तो तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध है कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से। तनिष्का श्रीवास्तव का संबंध कथक नृत्य से है और ये जयपुर जिले से संबंधित है। यानी कहाँ से है तनिष्का? तनिष्का जी जयपुर से संबंधित है। तनिष्का जी जयपुर से रिलेटेड है, ठीक है। और एक कथक नृत्यांगना है। जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? अलवर में, बीकानेर में, चूरू में या सीकर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो राजस्थान की हाईटेक सिटी है ना, कौन सी है हाईटेक सिटी? सीकर। और शिक्षा के क्षेत्र में इसने झंडे गाड़ ही रखे हैं, तो जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम की स्थापना भी सीकर जिले में की जाएगी, अपनी हाईटेक सिटी सीकर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीपलखूट और पारसोला बाल मित्र थाना किस जिले में स्थापित किए जाएंगे? ये तो पीपलकूट, एक पारसोला, यहाँ पे बाल मित्र थाना स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे? पीपलकूट और पारसोला। तो ये प्रतापगढ़ में, जयपुर में, अलवर में, बीकानेर में? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये है प्रतापगढ़ में। पारसोला और पीपलकूट कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे बाल मित्र थानों की स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न चलते हैं। अभिनव शर्मा का संबंध किस खेल से है? अभिनव शर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या लॉन टेनिस? तो इसका आंसर है अभिनव शर्मा जी बैडमिंटन खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेल खेलते हैं। अभिनव शर्मा का संबंध कौन से खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अगले और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय किस जिले में? टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय किस जिले में? जयपुर, अजमेर, अलवर, जोधपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर जिले में है। इस प्रकार हमने पेपर नंबर 17 कंप्लीट कर लिया है। कल हम 18 नंबर का पेपर लेके आ ही जाएंगे। बाकी उम्मीद है आपको हमारा वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, टेस्ट सीरीज, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हो। अगर नहीं किया अभी तक तो करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लो, है ना। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।